वो कहते हैं ना कि तस्वीरें कहानियां बयां करती हैं, और आज हमारे सामने बहुत सारी तस्वीरें हैं और बहुत सारी कहानियां हैं। जब आज मैं लाइव आया तो आप में से कुछ लोगों ने कहा कि कैन ने प्रैक्टिस सेशंस की बहुत सारी फोटोज अपलोड करी है, एक बार जरा उन्हें देखिए और बताइए कि क्या कुछ समझ में आ रहा है जो स्टुअर्ट लॉ ने बातें करी हैं, क्या वो इन कहानियों से डिपेक्ट हो रही हैं? वो फिटनेस वाली बातें, वो बैटिंग, वो फास्ट बॉलिंग वाली बातें, क्या वो सब कुछ डिपेक्ट हो रहा है? तो मैंने कहा चलो जी एक नजर डालते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या कहानियां इसमें से निकल रही हैं। और वाकई समझ में आ रहा है कि जब अक्सर कोई नया कोच आता है ना, तो वो कुछ नया करने की कोशिश जरूर करता है। काफी बार वो कुछ नया टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब गौतम गंभीर इंडिया के कोच बने थे तो हमने कुछ ऐसे विजुअल्स देखे थे। हमने देखा था उन बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हुए जो आप यूजुअली नहीं देखते हो, या फिर उन बॉलर्स को, सिराज जैसे को नेट पर बैटिंग करते हुए। और उसका फायदा भी हमने देखा कि सिराज ने काफी बार लास्ट में आकर के बॉल रोकी। जब नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी लगाया था तो सिराज ऑपोजिट एंड पर खड़े थे और उन्होंने 3-4 बॉल रोकी थी, तो हमने कहा कि भैया जान में जाना ही, वरना सिराज जैसा बल्लेबाज कब आउट हो जाए कोई ठिकाना नहीं। सो यस, आज जब हमने नेपाल के प्लेयर्स की ये फोटोज देखी तो मुझे कहीं ना कहीं इस कोचिंग स्टाइल से गौतम गंभीर थोड़ा क्लिक जरूर हो गए। लेकिन आज हालांकि स्टुअर्ट लॉ नहीं दिखे पिक्चर्स में, मोस्ट प्रोबेबली वो ब्रेक पर होंगे कि भैया लगातार कर रहे हैं, एक आध दिन का ब्रेक लेते हैं। प्लेयर्स को कहना कि भैया आप जाइए, ज्ञानेंद्र महिला है वो ध्यान देंगे आपका, सो आप जाइए। लगातार जो फिटनेस की बातें हैं, जो बल्लेबाजी और जो गेंदबाजी की बातें हैं, उसमें आपको कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस दिखेंगी। जैसे सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये कि आप देखो युवराज जो हैं, जो नए नए हैं, वो टीम के साथ ऐसे मिंगल हो रहे हैं जैसे मानो पार्क में आए हैं। आप काफी बार देखते हो बच्चों को कि जब वो पार्क में जाते हैं, मैं बच्चा नहीं कह रहा हूं, बट स्टिल आप देखते हो जब बच्चे पार्क में जाते हैं तो दे एंजॉय। सो ये भी टीम के हिसाब से तो जूनियर ही है, वहां पर देखो जाकर के मिंगल हो रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि ही इज नर्वस और इज लिटिल डाउन, नहीं, वो एकदम अपफ्रंट लग रहे हैं। और अच्छी बात है, टीम के साथ काफी अच्छे से मिंगल हो रहा है। आप देखो, आपको बशीर, दिलीप ये सब बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, करण केसी बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। करण कैसी बैटिंग करते हैं, बट ये बात कुछ साफ लग रही है। हमने देखा संदीप पैडअप होकर के बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, गेंदबाजी भी करते हुए दिख रहे हैं। सोमपाल को हमने पिछले दिन भी देखा, वो फोटोज काफी निकल कर आ रही थी कि भैया स्टुअर्ट लॉ के साथ वो बैटिंग की कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ले रहे थे, गेंदबाजी भी आज करते हुए दिखे। सो एक बात तय है कि यहां पर टीम के जो ऑलराउंडर वाली स्ट्रेंथ है उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कुशल बुटेल, जिनसे सवाल किया गया था कि आप बैटर हो या बॉलर, उन्होंने कहा था मुझे खुद नहीं पता, वो दोनों करते हुए दिख रहे हैं, वो भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही करते हुए दिख रहे हैं। सो इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंटर आपके दिमाग में आना चाहिए, जो मेरे दिमाग में आया, कि पहली चीज जो नेपाल क्रिकेट के बारे में अक्सर हम बात करते हैं वो यही करते हैं कि यार इस टीम में ना बहुत सारे बॉलर्स हैं, इस टीम में बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं। बेसिकली स्पिनर्स तो हैं, लेकिन अगर आप देखते हो रोहित की तरफ तो आपको दिखता है कि हाँ भैया वो भी गेंदबाजी करते हैं। आप देखते हो अगर कुशल की तरफ तो भैया दोनों कुशल गेंदबाजी करते हैं। आप देखते हो संदीप की तरफ तो लास्ट में आकर कुछ रन ऐड कर देते हैं। आप देखते हो करण केसी की तरफ वो भी कुछ रन ऐड कर देते, सोमपाल कामी भी आकर कुछ रन ऐड कर देते, गुलशन झा भी हमें दिखे। तो ये जो ऑलराउंडर वाला स्ट्रक्चर है ये हर टीम के पास नहीं होता है। और मैंने काफी बार ये बात की है कि नेपाल की स्ट्रेंथ ऑलराउंडर जरूर है, लेकिन एक चीज है जो शायद कहीं ना कहीं रोहित पौडेल मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव कर देते हैं, और वो ये कि वो एक ही बार में 7-8 बॉलर्स यूज कर देते हैं। मुझे लगता है कि गेंदबाजी, बिकॉज बीइंग अ बॉलर, मुझे लगता है गेंदबाजी एक ऐसा स्किल है जो आपको, अगर आप 10 ओवर करना है, मतलब अगर आप 50 ओवर खेल रहे हो तो एक आध ओवर लगता है आपको रिदम में आने में। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 2 ओवर मुझसे कराया, 2 किसी और से करा दिया, 2 किसी और से करा दिया, 2, मतलब ऐसा होगा कोई भी गेंदबाज जो है ना वो रिदम में नहीं आ पाएगा। सो आई थिंक इवन इन T20 क्रिकेट आप देखोगे कि पहला ओवर काफी, यूजुअली पहले ओवर में विकेट नहीं मिलती, बहुत सारे गेंदबाज को मिल जाती है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलती है, मिल जाती है, बट वो रिदम में आने में ना दूसरे ओवर या तीसरे ओवर में बॉल जो है वो ज्यादा अच्छे से हाथ से रिलीज होती है। अगर आप पेसर हो तो ज्यादा अच्छे से रिलीज होती है। सो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप जब फर्स्ट ओवर डालते हो तो फर्स्ट ओवर थोड़ा रिदम बनाने में लग जाता है। सो अगर आपके पास एक टीम में 7-8 गेंदबाज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबको यूज करना है। 5 तो आपके मैंडेटरी जो आपको यूज करने हैं, उसके अलावा आप 1 या 2 यूज कर लेते हो, और वो भी 2-3 ओवर करा करके, सो दैट अदर बॉलर्स को रेस्ट भी मिल जाए। टीम में थोड़ा सा अगर बीच में जरूरत है और ऑपोजिशन जो आपके बॉलर्स को अच्छे से स्ट्राइक कर रही है तो थोड़ा सा वैरायटी भी आ जाए, वो ठीक है। लेकिन 7-8 गेंदबाज को, हाँ अच्छी स्किल्स है वो अच्छी बात है, ऑलराउंडर्स है वो अच्छी बात है, आपको इस्तेमाल होंगे, काम आएंगे, लेकिन सब आप बल्लेबाजी सबसे करा सकते हो, गेंदबाजी सबसे नहीं करा सकते हो। कभी आपने कोई टीम में देखा है कि भाई 11 में से 10 गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन वो 11 में से 10 बल्लेबाजी सारे करते हैं। सो इसलिए बैटिंग इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वो विकेट गिरती रहती है, और अगर आखिरी विकेट तक गेम आ गया तो अगर आपका 10वां बल्लेबाज भी बल्लेबाजी करना जानता है, थोड़ा बहुत वो रन स्ट्राइक करना जानता है, तो टीम के लिए फायदा होगा। लेकिन अगर आप 10 के 10 को गेंदबाजी में लगा दोगे, तो मैंने इस बारे में पहले भी कहा है कि भैया कुशल बुटेल जो है वो माना कि अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन उनका प्राइम फोकस जो है वो बैटिंग होना चाहिए।
टीम को जरूरत पड़ने पर वो गेंदबाजी करेंगे, हो सकता है वो एक मैच में 4 करेंगे, 5 करेंगे, जरूरत पड़ने पर वो हो सकता है 10 का 10 ओवर डाल दें, लेकिन आप उनसे हर मैच में 10 ओवर नहीं डलवा सकते हो बिकॉज वो आपके प्राइम बॉलर नहीं है। लेकिन आपको 10 के 10 मैच में उनको ओपन कराना होगा बिकॉज वो आपके प्राइम बैटर है। सो आज एक चीज और हमें देखकर समझ में आई कि बॉलर्स बैटर्स ये अपने ऑलराउंड स्किल जो है उसको लगातार यूज कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, और साथ साथ में अपनी फिटनेस पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं। फिटनेस पर भी हमने देखा प्लेयर्स को जॉगिंग करते हुए, रनिंग करते हुए, स्टार्टिंग सेशन और एंड सेशन में हुआ होगा। सो ये बात जो आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी होगी जहां पर हम बात कर रहे थे स्टुअर्ट लॉ के इंटरव्यू के बारे, जहां पर उन्होंने कुछ चीजें बहुत साफ साफ कही थी। पहली तो ये कि भाई आप फील्डिंग साइड अगर बनते हो, एक अच्छी फील्डिंग साइड बनते हो तो आपकी साइड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, और आज हमने देखा कि फील्डिंग पर काफी काम होते हैं, पिक्चर्स आई कि यहाँ पे फील्डिंग मतलब आज तो बैटिंग भी हुई, बॉलिंग भी हुई, फील्डिंग भी हुई, वार्म अप और फिर फिनिश भी हुआ, तो मतलब एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन रहा जिसकी पिक्चर्स हमने देखी। लेकिन कुछ चीजें आप अगर फील्डिंग साइड के हिसाब से नोटिस करो तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि 11 प्लेयर की टीम है, 10 में इसलिए बार बार कहता हूं बिकॉज एक तो विकेट कीपर रहता है, सो 10 प्लेयर आपके पास हैं, उन 10 प्लेयर में एक गेंदबाज होगा, 9 प्लेयर जो आपके फील्डिंग कर रहे होते हैं, उन 9 प्लेयर में से लेट्स से कि 7 प्लेयर भी जो हैं वो कुछ दीपेंद्र सिंह आयरी जैसे हैं, या चलो दीपेंद्र सिंह आयरी मैंने बहुत ऊपर कह दिया, आप ये समझ लो कि वो दीपेंद्र से थोड़ा सा कोई सा नीचे का नाम ले लो कि वो उस लेवल के। अगर आपके पास सारे के सारे प्लेयर अच्छे फील्डर हैं तो जो ऑपोजिशन होगा ना वो ऑलरेडी जो होगा प्रेशर में आएगा। लेट्स से उसने ड्राइव करा, वो गैप नहीं निकाल पाया, थोड़ा 19-20 रहा और आपके फील्डर बॉल इतनी आसानी से आसपास से जाने नहीं, उसका 2-3 ड्राइव अगर फेल हो गया ना वो प्रेशर में आ जाएगा कि यार यहां से तो रन निकल नहीं रहा, उसने कट मारा बॉल पकड़ा जा रही है, उसने फ्लिक करने की कोशिश की, तो जब आप बॉल आसपास से पकड़ रहे हैं उसके ऊपर अच्छी फील्डिंग साइड हमेशा बैटर पर प्रेशर डालती है। जब भी आप स्ट्राइक करोगे और वो बॉल क्रॉस नहीं हो रही है उसके दिमाग में आया कि भाई यहां से तो रन नहीं निकल रहा है, तो अब मुझे दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा, वो ऊपर से मारने की कोशिश करेगा और वही प्रेशर विकेट दे देता है। सो अक्सर आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जो ऑपोजिशन अगर अच्छी फील्डिंग साइड होती है ना तो वो बैटर्स पर ऑटोमेटिकली प्रेशर बना देती है, एंड दैट इज द रीजन कि स्टुअर्ट लॉ ने कहा कि भैया मैं चाहता हूं कि नेपाल एक अच्छी फील्डिंग साइड बने। अक्सर बैटिंग और बॉलिंग की बात होती है, लेकिन मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा कि भाई आप एक अच्छी फील्डिंग साइड बनो, फील्डिंग साइड अच्छी बनोगे ऑपोजिशन पर ऑटोमेटिकली प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। सो बैटर अच्छा होना, बॉलर अच्छा होना, वो तो 2-4 ओवर की बात होती है ना भाई, मतलब 5 गेंदबाज गेंदबाजी करेगा, बीच में एक आध वो खराब बॉल डालेगा ही डालेगा, बट अगर 9 अच्छे फील्डर होंगे, 2-3 भी अच्छी उन्होंने बॉल पकड़ ली तो बैटर का प्रेशर आ जाएगा। आपके पास जो बैट्समैन है उसमें ऊपर के 2 अगर बहुत अच्छे हैं, आपने उनको आउट कर दिया तो तीसरा कितना भी अच्छा क्यों ना प्रेशर उस पर रहेगा कि यार 2 जल्दी गिर गए थोड़ा सा, लेकिन फील्डर जो होते हैं ना वो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर बनाते हैं। सो एक अच्छी फील्डिंग साइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज हर ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स ने बैटिंग बॉलिंग दोनों करी, इन पिक्चर्स में आपको साफ साफ दिख सकता है। और मतलब बेसिकली ये कि जो करता है, जिसका बैटिंग और बॉलिंग जो भी जॉनरा वो अपना दोनों करता है, जो लेट्स से फॉर एग्जांपल संदीप लामिछा ने आपको गेंदबाजी करते हुए दिखे, बल्लेबाजी करते हुए दिखे, और ऐसे बहुत सारे बॉलर्स रहे जो दोनों चीज करते हुए दिखे। अब इसमें आप एक चीज और नोटिस करना कि जितनी बातें स्टुअर्ट लॉ ने कही थी वो काफी चीजें हमें साफ साफ होती हुई दिखी। जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था कि इस टीम के साथ मेरा माइंडसेट चेंज करना, डिफरेंट माइंडसेट वाली टीम चाहिए मुझे, एक अटैकिंग माइंडसेट, एक अच्छे माइंडसेट वाली, एक डिफरेंट गेम प्लान वाली टीम चाहिए, एक डिफरेंट एटीट्यूड वाली टीम चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छी सक्सेसफुल टीम बन सकते हो। सो वो शुरुआत हो गई है। हमने बैक टू बैक ऐसी पिक्चर्स यूजुअली नहीं देखी थी कि भाई कोई टूर्नामेंट आने वाला है और हम बैक टू बैक हर दिन ट्रेनिंग सेशंस की इतनी फोटोज देख रहे हम नहीं देख रहे थे। सो मे बी उस टाइम पर ट्रेनिंग सेशंस होते ऑब्वियसली होते थे, लेकिन शायद उनकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती होगी। मे बी वो इंटेंसिटी उस टाइम पर नहीं, हमने फोटोज पहले भी देखी, ऐसा नहीं कि पहली बार ही नेपाल क्रिकेट में फोटोज आ रही हैं, हमने पहले भी देखी है, लेकिन यहां पर और मे बी ये सिर्फ हमें लग रहा हो क्योंकि पीछे स्टुअर्ट लॉ का नाम है, और मे बी बिकॉज हमें भरोसा बहुत ज्यादा है स्टुअर्ट लॉ पर, हो सकता है बिकॉज काफी बार चीजें साइकोलॉजिकल भी होती है कि यार आपने स्टुअर्ट लॉ के आते ही ऐसा देखा तो आपको लगा कि यार यहां तो चीजें एकदम बदल जाएगी बिकॉज स्टुअर्ट लॉ लीड कर रहे हैं। सो हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल चीज हो, लेकिन फिर भी आप प्लेयर्स को अच्छे हेड स्पेस में देख रहे हो, आप प्लेयर्स को अच्छी ट्रेनिंग सेशन में देख रहे हो। सो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो बेयर जरूर करेगा और CWC L2 में कुछ पॉजिटिव हमें दिखेगा। जैसे ओडीआई स्टेटस को मेंटेन करने की बात कल स्टुअर्ट लॉ ने कही, वो हम करते हुए दिखेंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है, ये बात भी स्टुअर्ट लॉ ने कहीं ना कहीं कही कि भैया हम यहां पर ओडीआई स्टेटस रिटेन करने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम बच जाएं, हम क्वालिफाई हो जाएं, और नहीं तो फिर हम आगे क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। कोई फॉल्स होप नहीं दी, बोला कि भैया बहुत मुश्किल है, हम इन सब चीजों को देखकर ध्यान में लेकर के चलेंगे। लेकिन एक चीज है जो जिससे मैं वीडियो को रिज्यूम करना चाहता हूं, वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूं, और वो ये कि इन सब चीजों को देख करके मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि भाई
पहली बात, आपके प्लेयर्स जो हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छा कोच है जो उन पर मेहनत कर रहा है, और जो इंटायर टीम अच्छे हेडस्पेस में दिख रही है। बस इनको एक अच्छा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना कर दे दो। वो जो कल कहा ना स्टुअर्ट लॉ ने कि 3-4 दिन वाला अच्छा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो तो आपकी क्रिकेट काफी इंप्रूव होती है, और आप जो लॉन्गर सेशंस का सोच रहे हो, आप जो टेस्ट नेशंस के बारे में बात कर रहे हो, उसकी तरफ आप काफी अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। सो जब आपके पास सब कुछ हो रहा है, जब आपने एक सीजन में एनपीएल को डे से नाइट में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, फ्लड लाइट्स और अदर चीजों को, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने की बात हो रही है, जब क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्स्ट्रा बजट ऐड ऑन करने की बात हो रही है कि भाई आने वाले टाइम में और बजट इसमें ऐड किया जाएगा, आने वाले में हो सकता है 2-3 और स्टेडियम्स की बात मुझे सुनने में आई है। सो ये सब कहानियां जब हो रही हैं, इसका मतलब साफ है कि नेपाल को ये तो समझ में आ गया एक एनपीएल सीजन के बाद कि भाई इसमें काफी अच्छी ग्रोथ है, आपको बस अच्छे से दिल लगाकर इसमें काम करना है। और प्लेयर्स जो है वो काफी एक्साइटेड हैं, फैंस जो है वो काफी एक्साइटेड हैं, सिर्फ जो एसोसिएशन है उसका पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। सो यस, अब आने वाले टाइम में अगर आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा हो गया तो फिर आई एम टेलिंग यू कि ये जो ग्रोथ आपको दिख रहा है ये बहुत ज्यादा रैपिड दिखेगा। सो अब स्टेडियम बनेगा, स्टेडियम बनने के बाद टीम्स जो आपके पास है वो डोमेस्टिक ज्यादा से ज्यादा खेलने के चांसेस बढ़े हैं कि हाँ भैया आपके डोमेस्टिक सेशंस रेगुलरली हो रहे हैं, फिर आपकी जो लीग्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी, बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे, बड़े बड़े कोचेस आएंगे। सो आने वाले टाइम में फ्यूचर में मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों से बहुत सारी तब्दीली आ सकती है, और हो सकता है कि आप बहुत जल्दी अपने स्टेटस को भी इंप्रूव करने में सक्सेसफुल रहो। अब देखना बस ये है कि ये सारी जो तैयारियां फिलहाल चल रही हैं, ये जो फोटोज हमें देखने को मिली हैं, इसमें कितनी चीजें ऐसी हो सकती है जो जो बेहतरी की तरफ बढ़े, कितनी चीजें ऐसी हो सकती है जो हमें CWC L2 के पहले मैच से दिखे कि हाँ भैया हमें बैटिंग में डिफरेंस दिख रहा है, हमें फील्डिंग में डिफरेंस दिख रहा है, हमें गेंदबाजी में डिफरेंस दिख रहा है, हमें बेसिकली वो एटीट्यूड में और अप्रोच में डिफरेंस दिख रहा है जिसके बारे में स्टुअर्ट लॉ बात कर रहे थे। तो खैर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानियां इन फोटोज के पीछे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन फोटोज के इर्द गिर्द बात की जाए। और क्योंकि आप लोगों ने कहा कि एक बार फोटोज के बारे में जरा डिस्कशन करो, तो मैंने सोचा ठीक है भैया फोटोज के बारे में डिस्कशन करते हैं। डू लेट मी नो आपको इन फोटोज को और इन तैयारी को देख करके क्या लग रहा है, मुझे कमेंट्स में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।